प्रिय छात्रों, आज जो हमारा 40 दिन का जो कोर्स प्रोग्राम चल रहा है, रिफ्रेशर कोर्स, उसका यह 21वां दिन है। हम धीरे धीरे करके 20 दिन के मध्यावधि पड़ाव को पार कर चुके हैं और अब तक हम 3 विषयों को समाप्त कर चुके हैं। एक आपका करंट अफेयर्स, दूसरा जो इतिहास रहा, और तीसरा विज्ञान एवं जो जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी हम क्लास ओवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जो आज, चूँकि लड़कों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि कम से कम बिहार स्पेशल को सर जल्दी करवा दिया जाए। तो बिहार से चूँकि सवाल भी आते हैं और यह बहुत सारे सवालों का एक भाग होता है, जैसे कि आपका इतिहास तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप बिहार का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। आपका भूगोल भी तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप बिहार का भूगोल नहीं डालेंगे। कला संस्कृति हो या तमाम जो चीज़ें हैं, NH हो, तो हर चीज़ में एक बिहार फैक्टर है। तो यदि बिहार फैक्टर को पहले कर लिया जाएगा तो हर जगह फ़ायदा करेगा, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, बजट हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, कला संस्कृति हो, उद्योग हो, धंधे हो, उत्पादन हो, उत्पादक राज्य हो, ये सब में बिहार महत्वपूर्ण है। इसलिए बिहार को हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला, बिहार का इतिहास, दूसरा बिहार का भूगोल, और तीसरा बिहार की अर्थव्यवस्था। अब इसी में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और एक होता है, यदि चौथा भी कर दिया जाए तो हो जाएगा समसामयिकी एवं विविध। समसामयिकी, तो समसामयिकी में मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, और एक सेगमेंट आप कर सकते हैं विविध बिहार। बिहार से जो संबंधित विविध इन्फॉर्मेशन है, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। थोड़ा समय कम है और हम लोग चूँकि चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, तो मेरे पास जो बिहार संबंधी जो मटेरियल है, यह कम से कम 200-250 पन्ने का है, 200 से ऊपर पन्ने का ही है। इसमें से मैं चयनित अंश आपको लिखवाऊंगा। इसमें आप चयनित मत होइएगा, थोड़ा सा स्पीड में लिखिए, लेकिन जो लिखवा दे रहे हैं बहुत संभावना है कि उसमें से सवाल आएगा, इसमें से आप गेस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 10 पन्ने में हम 1 पन्ने का गेस कर रहे हैं, उसमें भी आप गेस करने लगेंगे तो फिर समस्या में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी इसमें जनरल बातें भी होंगी जो आप सबको पता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिहार के बाहर के हैं और बिहार की परीक्षा दे रहे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं उन सामान्य विषयों को भी टच करूंगा। ठीक है, तो आप उसे समझिएगा कि वो उनके लिए किया जा रहा है। ऐसे बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 22 मार्च, यानी 22 मार्च। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। ठीक है, बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस बार चूंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो उसमें यदि दोनों को मिला के पूछे, राज्य एवं केंद्र शासित, यदि प्रश्न में हो कि राज्य और केंद्र शासित में कहाँ पर है, तब आंसर हो जाएगा 13वां। अदरवाइज यदि केवल राज्यों में पूछे तो 12वां। ध्यान रखिएगा, केवल राज्यों में 12वां और राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो बिहार का भारत में स्थान है 3रा। यह इसका सोर्स 2011 की जनगणना है और कोई नहीं। 2011 जनगणना के आधार पर यदि पूछे तो आंसर होगा जनसंख्या की दृष्टि से 3रा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे बिहार का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है। कई बार अक्षांश देशांतर से सवाल पूछा जाता है, तो लिखिए अक्षांश में 24 डिग्री ठीक है, 24 डिग्री और 20 मिनट 10 सेकेंड। 24, 20, 10 आप लिखिए ना, 24, 10, 20, 24, 20, 10। अक्षांश में 24, 20 और 10, यह डिग्री, यह मिनट और यह सेकंड। ठीक है, 24, 20, 10 अक्षांश से लेकर
27, 31, 15, 27, 31, 15 यह अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, लैटिट्यूड जिसको कहते हैं। ठीक है, और भारत का बिहार का विस्तार किस अक्षांश में है, किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार जहाँ तक बात है, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, जो सीधी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो देशांतर के हिसाब से कहाँ तक फैला हुआ है बिहार अपना, इसको भी देख लीजिए, कई बार इससे सवाल आता है। तो देशांतर में 83 1950 यानी 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ऐसे लिखेंगे इसको। 83 19 50 याद रखिए, और 88 17 40, 83 की जगह क्या हो जाएगा 88, 19 की जगह 17 और यहाँ पर 40 41 नहीं है 40 डिग्री सिंगल और डबल, यह याद रखना है। अक्षांश का विस्तार 24 से 27 तक है और इधर 83 से 88 तक है। बिहार की का कुल क्षेत्रफल लिखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है 94,163, 94,163 यह हो गया क्षेत्रफल। उसी तरह से पूछेगा जनसंख्या, एक बार जनसंख्या पूछा था तो आखिरी 3 डिजिट तक पूछा था जनसंख्या कितनी है, तो आखिरी 3 डिजिट तक जनसंख्या को बताना था। लिखिए 1040999452, 1040999452 यानी 10,40,99,452। ठीक है, बिहार की जलवायु कैसी है पूछे तो मानसूनी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा तो किशनगंज। जलवायु मानसूनी लिखिए, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। तो सर्वाधिक जहाँ पूछेगा उसका उल्टा भी पूछेगा, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। तो सबसे कम कहाँ पर, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम अरवल। ठीक है, न्यूनतम वर्षा यदि कहा जाए तो अरवल में। ठीक है, आइए आगे लिखिए। यदि औसत वर्षा का सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक औसत वर्षा तो यह सुपौल में, सर्वाधिक औसत वर्षा सुपौल में। इसकी लंबाई चौड़ाई का एक पूछने का तरीका है कि लंबाई चौड़ाई, जैसे कि उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई है और पूरब से पश्चिम क्या लंबाई है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण ये हो गया, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो यह कितना है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम 345 यानी यह है 345 और यह कितना है 483 यानी बिहार पूरब से पश्चिम की ओर ज़्यादा चौड़ा है, किलोमीटर में है ये, इतना ही लंबा चौड़ा है अपना बिहार। ठीक है, यदि पूछे कि बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है, चलिए ये जनसंख्या नहीं पूछेगा, हटाइए इसको। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा बिहार पड़ता है, जैसे भारत का कुल जो क्षेत्रफल है हिस्सा है उसमें बिहार का हिस्सा कितना है, यानी भारत में बिहार का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, तो वह है 2.86 यानी क्षेत्रफल प्रतिशत किसके मुकाबले, भारत के मुकाबले, तो कितना है 2.86। ठीक है, लिखिए
अब कुछ चीज़ें आप लोग को पहले से बहुत याद हैं, बहुत बार मैंने क्लास में भी रिपीट किया है, आपने कहीं और से पढ़ा भी होगा, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको रिपीट करता हूँ एक बार कि किसी को यदि इससे लाभ हो जाए। जैसे बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, जबकि पहले 2013 से पहले राजकीय पशु क्या था? रीछ। तो हो सकता है यही सवाल पूछे कि कब से रीछ को हटाकर बैल को राजकीय पशु बनाया गया। लिख लीजिए 2013 के बाद से, ठीक है। जैसे बिहार का पहले राजकीय पक्षी था नीलकंठ, लेकिन अब क्या हो गया है? गौरैया। राजकीय भाषा हिंदी, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू, राजकीय मछली मांगूर, बिहार की राजकीय मछली है मांगूर, ठीक है। और राजकीय चिन्ह, यदि पूछे कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ नहीं बताना है, बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80 साक्षरता दर तो 61.80 यह है साक्षरता दर, ठीक है। पुरुष साक्षरता 71.2 और महिला साक्षरता 51.5। पुरुष साक्षरता 71.2 और महिला साक्षरता 51.5। दशकीय वृद्धि दर बिहार की कितनी है? तो 25-42 दशकीय वृद्धि दर तो 25.42%। चलिए, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात 918, शिशु लिंगानुपात 935, मतलब नॉर्मल सेक्स रेशियो। लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो। तो यह है 918, लेकिन यदि शिशु का पूछे अलग से तो हो जाएगा 935। लिखिए, बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 26। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 26। बिहार में जन्म दर क्या है? तो 30.9 प्रति हजार। जन्म दर क्या है? जन्म दर 30.9 प्रति हजार। जन्म दर 30.9 प्रति हजार और मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार। मृत्यु दर कितना है? मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार। 7.9 प्रति हजार। और मातृत्व मृत्यु दर MMR जिसको कहते हैं 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर। MMR कितना है? 331, यानी प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर मातृ मृत्यु दर है 331। कुछ और भी जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें से एक सवाल जरूर आएगा, ध्यान से लिखिए। सर्वाधिक जनसंख्या बताइए? पटना, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या? शेखपुरा। वेरी गुड। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, सर्वाधिक पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यदि पूछे तो शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर। मैं इसको थोड़ा रफ्तार में बोल दे रहा हूँ, चूँकि चीज़ों को कवर करना है। जिनको याद हो ठीक है, नहीं याद हो थोड़ा सा वीडियो को रुक के पॉज करके रिवाइंड करके देख लेंगे, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर। न्यूनतम कैमूर, सर्वाधिक शिवहर, याद रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास। पुरुष साक्षरता दर रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा। सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 31.12 मधेपुरा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि 19.02 गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर 876। न्यूनतम
लिंगानुपात मुंगेर 876, सर्वाधिक नगरीकरण पटना, सर्वाधिक नगरीकरण पटना 43.1 43.1%, और न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर 3.46, न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर 0.05, पश्चिमी चंपारण में 6.35 अनुसूचित जाति, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शिवहर। और जहाँ तक जाति की बात है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में और सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में और न्यूनतम अनुसूचित जाति आपको किशनगंज में। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सर्वाधिक जनसंख्या पटना, सबसे कम शेखपुरा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास में ही, यानी दोनों में रोहतास आगे है, लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में है। तो महिला में एक है जो पूर्णिया, दूसरा है सहरसा, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है पूर्णिया में और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है सहरसा में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर, सर्वाधिक नगरीकरण पटना, न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो गया और सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब न्यूनतम जो है वो किशनगंज। और जहाँ तक जनजाति की बात है, सर्वाधिक पश्चिम चंपारण और सबसे कम जनजाति हो गया आपको शिवहर में। चलिए अगला कुछ फैक्ट और लिखिए तेज़ी से। हाँ ठीक है, लिखिए कुल जिले 38, कुल बिहार में जिले कितने हैं 38। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, पश्चिमी चंपारण। कई लोग गया के साथ तुलना करते रहते हैं, लेकिन पश्चिमी चंपारण अनडाउटेडली सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से पूछे तब पटना, जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो पटना, ठीक है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो शेखपुरा, ठीक है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या, सॉरी अनुमंडल से पहले प्रमंडल लिखिए। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 प्रमंडल हैं, उनके नाम भी लिख लीजिए। मैं तेजी से बोल दे रहा हूँ, आपको याद भी होगा। पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और मुंगेर तथा भागलपुर प्रमंडल। ये 9 प्रमंडल हैं। अनुमंडल हैं 101, सामुदायिक विकास खंड है 534, यानी कि यदि कहा जाए कि ब्लॉक की बात करें तो 534, और राजस्व गांव यानी कि जो रेवेन्यू विलेजेज की बात करें तो 45,103, और पुलिस जिलों की बात करें तो बिहार में पुलिस जिलों की संख्या है 44, सिविल जिले हैं 40 और रेलवे जिले हैं 4। बिहार में कितने रेलवे जिले हैं 4, सिविल जिले हैं 40 और पुलिस जिले हैं 44 और एक्चुअल जिले हैं 38, ठीक है। उत्तर में नेपाल से सटे हुए जिलों की संख्या है 7, कितने हैं 7, नेपाल से सटे जिलों की संख्या है 7। उन 7 का नाम भी लिख लीजिए, तेजी से मैं बोल रहा हूँ। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये 7 जिले हैं जो उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वही पश्चिम में सीमावर्ती जिले की संख्या 8 है, कितना है 8। उनके नाम लिखिए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। पूरब में बंगाल से जो सीमा साझा करते हैं 3 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पूरब में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। और दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करने वाले 8 जिले हैं। उनका नाम लिखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और कटिहार। कॉर्नर पे जो ज़िले हैं वो कॉमन है, इसलिए कुल ज़िलों की संख्या 22 हो जाती है जो सीमा बनाते हैं। बिहार के सीमावर्ती ज़िलों की संख्या यदि पूछा जाए तो उसकी संख्या हो जाएगी 22।
बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा। बिहार में सबसे बड़ी नदी परियोजना पूछे तो वो गंगा नहीं है, वो है गंडक। बिहार में सबसे बड़ी नदी परियोजना है गंडक। और बिहार में जो सिंचाई होती है उसमें सबसे बड़ा भाग है नलकूप का। 3 तरीके से सिंचाई है, नहर से, तालाब से और नलकूप से। तो कई बार ये सवाल पूछता है और इस बार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टिक लगा लीजिए। नलकूप से 63.9% यानी 64% सिंचाई नलकूप से है। उसके बाद 30.6% नहर से है और बाकी फिर तालाब एवं अन्य स्रोतों से है। ठीक है। बिहार में कुल लोकसभा की सीटें हैं 40। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 6। कई बार इनसे सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो जो आरक्षित है उनका नाम लिख लीजिए। गोपालगंज आरक्षित है, हाजीपुर आरक्षित है, समस्तीपुर आरक्षित है, जमुई आरक्षित है, गया आरक्षित है और सासाराम आरक्षित है। सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर और गोपालगंज ये 6 आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, ठीक है। राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। बिहार से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। ठीक है। जिला परिषद कितना है बिहार में? 38 जिला परिषद है। पंचायत समिति कितनी है? तो 534 पंचायत समितियां हैं। और ग्राम पंचायत कितना है? तो 8406 ग्राम पंचायत है। कितना है? 8406। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो बिहार में वर्तमान में 18 नगर निगम है। कितने हैं? 18 नगर निगम। अब ये ध्यान देना है कि एक बार उनका नाम देख लीजिएगा, जो नहीं है उनका नाम याद रखिएगा, इतना लिस्ट नहीं लिखवाएंगे। ठीक है। बिहार में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 243 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरक्षित सीटें से ही सवाल आता है कि बिहार में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं। तो उनकी संख्या है 38, यानी जितना जिलों की संख्या है उतनी सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए भी विधानसभा में आरक्षित है, यानी एससी के लिए तो है ही, एसटी के लिए भी है। एसटी के लिए 2 सीट है। तो जब 2 हो गया तो उनका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि 38 में का नाम नहीं याद रखिएगा कोई बात नहीं, 2 है उनका नाम याद रखिए। तो नाम लिख लीजिए, लिखिए कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी 2 ऐसी सीटें हैं बिहार में जो अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। ठीक, कटोरिया और जनजाति। एक इन्फॉर्मेशन और लिख लीजिए, बिहार में अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं विधान परिषद के, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 75। ठीक है। चलिए, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था ये भी लिख लीजिए। 15 नवंबर 2000 को हुआ था ऐसा। ठीक है। बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये सवाल पूछ सकता है इस बार के लिए महत्वपूर्ण सवालों में मैंने इसे रखा है। बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो 5947। 5947 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है बिहार में। और बंगाल से इसको कब अलग किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को। बिहार में कई साइट्स हैं, इतिहास में देखा जाए बिहार में कई ऐसे स्थल हैं जो कि पूर्व पाषाण काल के हैं। तो पूछता है इनमें से कौन सा साइट पूर्व पाषाण काल का है, यानी कि पैलियोलिथिक फेज का है। ठीक है। तो मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर लिखिए। मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर पूर्व पाषाण काल का है। नव पाषाण काल के बहुत सारे जगह हैं बिहार में प्रसिद्ध हैं, जैसे चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, ताराडीह गया में है, मनेर पटना में है और पटना जिला में है इनफैक्ट, और सेनुआर रोहतास में है। ये सारे नव पाषाण के हैं। और कुछ साइट ताम्रपाषाण युग के भी हैं, जैसे कि चिरांद, मनेर, ताराडीह, सोनपुर, ये सब ताम्रपाषाणिक साइट है। अंग का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? बिहार का जो महाजनपद था अंग, उसका प्रथम उल्लेख किस जनपद में मिलता है? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। मगध का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वह भी अथर्ववेद में मिलता है। मगध की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। मगध की स्थापना किसने की थी? मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, जो सवाल आ चुका है। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। परवर्ती बाद में जो राजधानी बनी वह पाटलिपुत्र थी। पूरा पाषाण कालीन कुछ फूस की झोपड़ियाँ और उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो लिखिए मुंगेर से। मुंगेर में एक जगह है पैसरा, पैसरा से मिला है। और प्रारंभिक पाषाण काल की एक कुल्हाड़ी मिली है, जेठियन एक जगह है, जेठियन नालंदा में एक जगह है जेठियन, वहाँ से। ठीक है।
वंश का मैंने आपको पहले बता दिया है, हर्यंक वंश और ये सारे वंश बिहार में शासन किए। उसमें लिखिए बिंबिसार। बिंबिसार हर्यंक वंश के शासक थे और बिंबिसार का हर्यंक वंश के शासक थे बिंबिसार। इन्हीं की शादी हुई थी प्रसन्नजीत की बहन कोसला से। कौशल की राजकुमारी महाकौशल देवी नाम था उनका, ठीक है। जब का ये दौर है बिंबिसार का वो लिख लीजिए 544 से 492 ईसा पूर्व, 544 to 492 BC। अब इन्होंने 3 शादियां की थी। किसने? बिंबिसार ने 3 शादी। एक तो मैंने बताया आपको महाकौशला देवी से, जो कौशल की राजकुमारी थी, प्रसन्नजीत की बहन थी। दूसरा है चेटक की पुत्री चेलन्ना से भी इन्होंने शादी की थी। क्या नाम था? राजकुमारी चेलन्ना, वैशाली की थी। वैशाली के शासक चेटक, चेटक की पुत्री थी। मद्रकुल की राजधानी क्षेमा से भी इन्होंने विवाह बंधन किया था। मद्र की राजधानी क्षेमा, वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना और कौशल की राजकुमारी महाकौशला, इन तीनों से संबंध किसका था? बिंबिसार का। बिंबिसार का ही यानी हर्यंक वंश के ही राजवैद्य का क्या नाम था? देखिए जीवक, जिसका नाम हम सुनते हैं जीवक, ठीक है। इनकी खासियत थी बिंबिसार की कि इन्हीं की सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया था और अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर इन्होंने विजय पाया था, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध नाम कई हैं, जैसे अजातशत्रु। लिखिए अजातशत्रु ही दूसरा नाम था कुणिक। अजातशत्रु का एक नाम है कुणिक, बौद्ध धर्म के अनुयायी, और प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के समय में होती है, अजातशत्रु के समय में। वैशाली पर विजय पाया इन्होंने। अजातशत्रु को ही श्रेय मिलता है महाशिलाकंटक और रथमुसल नाम के अस्त्र का प्रयोग का। इन्होंने 2 अस्त्र का प्रयोग किया था, एक का नाम था रथमुसल और दूसरा का नाम था महाशिलाकंटक। रथमुसल और महाशिलाकंटक, ठीक है। चलिए आगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है उतना। उदयन। उदयन को पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय जाता है। मगध की स्थापना बृहदत्त के द्वारा और पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उदयन को। और राजधानी को कहाँ से कहाँ लाया? राजगृह से पाटलिपुत्र लेकर आए उदयन। और अंतिम शासक हर्यंक वंश का एक याद कर लीजिए। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदाशक। क्या नाम है? नागदाशक। फिर हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक का नाम ही शिशुनाग था, ठीक है। और पाटलिपुत्र से यह वैशाली लाए राजधानी को, यह इनका श्रेय रहा। इसी में आगे जाके एक कालाशोक नाम का शासक होता है, जिसका नाम था काकवर्ण। ज़्यादा प्रसिद्धि इनको मिली क्योंकि इनके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो पहला किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय, और दूसरा कालाशोक के समय। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय। अंतिम शासक कौन था शिशुनाग वंश का? उसका नाम है नंदीवर्धन। याद रखिए या लिख लीजिए, नंदीवर्धन। आइए फिर देखते हैं नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक का नाम पूछता है कई बार। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। इसी महापद्मनंद को बहुत सारी उपाधियां मिली हुई थी, कई उपाधियां थी, जैसे महामध्य, महापद्यपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम और कली का अंश। तो इस तरह की उपाधि संबंधी सवाल यदि उस समय से पूछे तो आप गेस कर सकते हैं कि ऐसी उपाधियां महापद्मनंद को थी। इन्हीं के मंत्री का नाम था कल्पक। पूछ सकता है कल्पक किसके मंत्री का नाम था? तो इन्हीं का, महापद्मनंद के। इसी महापद्मनंद ने कलिंग से जीन की मूर्ति को उठा लिया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका जिक्र आता है, ठीक है। और कई विजय इसने प्राप्त किए, इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, इस सब पे विजय प्राप्त किया, ठीक है। इसके कई शासक थे, 9 शासक थे, लेकिन जो ज़्यादा प्रसिद्ध शासक रहे वो रहे धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। धनानंद के भी कई नाम हैं, अग्रमिज, अग्रसेन, जैंद्रमिज, ठीक है। इनके सेनापति का नाम था भद्रशाल। और यही धनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था। यही धनानंद सिकंदर का समकालीन था। अब इसी समय जब सिकंदर की बात होगी, धनानंद की बात होगी, तो ऑब्वियस है चाणक्य की बात होगी, चंद्रगुप्त की बात होगी। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का अवतरण होता है, जो जन्म
और मृत्यु के बीच में बहुत सारी कार्य होते हैं जो उन्होंने किया। सबसे पहला उनका काम रहा कि चाणक्य की सलाह पर नंद वंश का मतलब उन्होंने समूल विनाश किया। पाटलिपुत्र राजधानी बनाया इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसका नाम उनके समय में पैलीब्रोथा था। क्या नाम था? पैलीब्रोथा। कई बार पूछता है कि चंद्रगुप्त के अन्य नाम क्या थे। किताबों में कई नामों का जिक्र है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस। तो ये सब इन्हीं के नाम हैं। इनके मंत्री का नाम चाणक्य, और इनकी मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होती है? तो श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला साउथ में एक जगह है, श्रवणबेलगोला, वहाँ इनकी मृत्यु होती है। किस विधि से? तो संलेखन विधि के द्वारा। ठीक है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध कब हुआ था, यह भी पूछ सकता है। 305 बीसी में। लिखिए, 305 बीसी में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त की पुत्री हेलेना का सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और सेल्यूकस का ही राजदूत था मेगस्थनीज, जो भारत आया था इन्हीं के समय में। इन्होंने हेरात, आराकेसिया, जेड्रोसिया, पेरिपिन्सदाई और एरिया नाम के जगहों पर कब्जा किया। तो इन सब के नाम के अर्थ पूछते हैं कि एरिया मतलब क्या? तो हेरात, आराकोसिया मतलब कंधार, जेड्रोसिया मतलब मकरान, और पेरिपिन्सदाई मतलब काबुल। तो इन सारे जगहों पर किसने कब्जा किया था? चंद्रगुप्त ने। इसी में आगे आता है बिंदुसार, ठीक है, जिसके पिता का नाम चंद्रगुप्त, माता का नाम दुर्धरा। ठीक है। तो कहा जाता है कि बिंदुसार का जन्म नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ, कि पहले इतना चिकित्सा विकसित नहीं थी, तो जिसकी नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, अदरवाइज लोग या तो बच्चा या जच्चा मर जाते थे, क्योंकि सिजेरियन टेक्निक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। शल्य चिकित्सा से बच्चे का जन्म नहीं होता था। लेकिन इसी बिंदुसार के बारे में ऐसा पढ़ने को आता है कि सिजेरियन टेक्निक से इनका जन्म हुआ था। इसलिए ऐसा सवाल बन सकता है कि सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला पहला शासक भारतीय कौन था? तो बिंदुसार। ठीक है। इनके मंत्री का नाम खलवाटक था। चाणक्य भी कुछ दिन इनका मंत्री रहे और बाद में खलवाटक नाम का मंत्री रहा। बिंदुसार के नाम भी कई मिले, पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेर, फिर यूनानी जगहों में इनको एमिट्रोचेटस या एमित्रोचेडिच, चीनी ग्रंथों में इनको बिंदुपाल, और संस्कृत में बिंदुसार का ही नाम आता है अमित्र घात। आगे जाके इसी वंश परंपरा में अशोक का जन्म होता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नी इनकी कई थी। एक पत्नी का नाम देवी, दूसरी पत्नी का नाम पद्मावती, तीसरी पत्नी का नाम कारुवाकी और चौथी पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता। अशोक के पुत्र भी कई थे। जालौक इनके एक पुत्र का नाम था, महेंद्र दूसरे पुत्र का नाम था, तीवर और कुणाल भी इनके पुत्र का नाम था। यानी कि 4 पुत्र का नाम मैंने आपको बताया, जालौक, महेंद्र, तीवर और कुणाल। 4 पत्नियों के नाम बताया, देवी, पद्मावती, कारुवाकी और तिष्यरक्षिता। 2 पुत्री संघमित्रा और चारुमती। और अशोक के मंत्री का नाम राधा गुप्त। अशोक का नाम क्या रहा, किन किन ग्रंथों में, संदर्भों में, कहाँ पर उनका नाम क्या आया, इससे सवाल पूछने की परंपरा रही है। जैसे अशोक का नाम अशोक वर्धन विष्णु पुराण में। किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? आंसर होगा बुद्ध शाक्य कहा गया मस्की अभिलेख में। किस अभिलेख में प्रियदर्शी राजा कहा गया? तो बराबर की गुहा लेख में। किस अभिलेख में प्रियदर्शी राजा कहा गया? बराबर की गुहा लेख में। और रान्यो अशोक कहाँ कहा गया? तो कंगनहल्ली के अभिलेख में। देवानाम प्रियदर्शी पूछे तो कहाँ कहा गया? तो कम से कम 4 जगह कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी 4 जगह पे कहा गया। पहला है, लिखिए, रुमिनदेई अभिलेख में, दूसरा निगलीवा अभिलेख में, तीसरा रूपनाथ में और चौथा गिरनार में। ठीक है। फिर महाराज राजकुमार किस अभिलेख में कहा गया? तो पानगोरारिया अभिलेख में। महाराज राजकुमार अशोक के बारे में शब्द आया पानगोरारिया अभिलेख में। 23 लिखिए, मशकी, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलन लेख में अशोक को क्या कहा गया है? तो केवल अशोक कहा गया। अशोक के लिए अशोक शब्द का प्रयोग किया गया है मस्की में, गुर्जरा में,
नेत्तुर में, इसको नेत्तुर सन्नाटी भी लोग कहते हैं, नेत्तुर में और उडेगोलन लेख में। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो मैंने लिखवाया हुआ है इतिहास की किताब में आपको, 1750 में टिफेंथलर ने। अशोक के अभिलेखों की खोज करने वाला क्या नाम है? टिफेंथलर। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जेम्स प्रिंसप ने। अरामाइक लिपि में अशोक के अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? तो तक्षशिला और लधमान से। खरोष्ठी लिपि में कहाँ से मिलते हैं? तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा से। द्विभाषिक अभिलेख कहाँ इसके जो हैं? तो अरामाइक और यूनानी में लिखे हैं जो द्विभाषिक हैं, और ब्राह्मी, बाकी जितने हैं सब ब्राह्मी हैं। यानी कि अरामाइक यदि पूछे तो लधमान और तक्षशिला, खरोष्ठी पूछे तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, द्विभाषिक पूछे यानी कि अरामाइक यूनानी तो संरेकुना अभिलेख है, बाकी सब ब्राह्मी लिपि में, ज़्यादातर स्तंभ लेख और जो भी हैं सब ब्राह्मी में हैं। अब आइए बिहार पर। बिहार में अशोक के जो शिलालेख हैं सासाराम में हैं, और स्तंभ लेख जो हैं लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण। ध्यान दीजिएगा, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण। उसी तरीके से रामपुरवा अभिलेख है, वह भी पश्चिम चंपारण। यानी बिहार में सासाराम, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। गुहा लेख बराबर की पहाड़ी गया में, जिसकी तो सवाल पूछ सकता है, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में बराबर की पहाड़ी गुहा लेख के खोज करने वाला कौन था? तो उनका नाम था हैरिंगटन। अशोक के समय में विदेशी शासक जो थे वो कौन थे? तो सीरिया के शासक एंटियोकस, जिनका भारत में नाम था एंटियोक। ठीक है। उसी तरह से टॉलमी फिलाडेल्फस जो थे वो मिस्र के शासक थे। मकदूनिया के शासक एंटीगोनास। उसी तरह सीरीन एक जगह था, वहाँ के शासक थे मगस। और एपिरस के शासक अलेक्जेंडर। एपिरस अलेक्जेंडर को भारत में नाम रखा गया अलिक सुंदर। अलेक्जेंडर का भारत में क्या नाम था? अलिक सुंदर। मगस को मग और एंटीगोनस को अंतकिनी कहा गया। चलिए अगला लिखिए। उत्तरापद प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, प्राची का पाटलिपुत्र और कलिंग का तोसाली। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। उत्तरापद तक्षशिला, अवंती उज्जैनी या महिष्मती, उसी तरीके से दक्षिणापद सुवर्णगिरी, प्राची का पाटलिपुत्र और कलिंग का तोसाली। शुंग वंश, इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और कोशलाधिप और औदभ्य का इनको उपाधि मिला हुआ था। अंतिम शासक शुंग वंश के देवभूति और राजधानी रही पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है कण्व वंश। इससे एक ही सवाल बनता है, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। अंतिम शुंग शासक किसकी हत्या की थी? तो देवभूति की। और इसका अंतिम शासक कौन था कण्व वंश का? तो उसका नाम था सुशर्मा। ठीक है। यदि पूछता है ब्राह्मण वंश कितने थे, तो वासुदेव, भूमिमित्र, सुशर्मा, नारायण, ये सब जो है कण्व वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा गया, शुंग वंश को भी ब्राह्मण वंश कहा गया है। ठीक है। अब सवाल परीक्षा में जो कुछ पूछता है उसमें से देख लीजिए। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता, एक भविष्यवक्ता था जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, उसका नाम क्या था? पिंगल वत्स। इसी भविष्यवक्ता के बारे में कहा जाता है कि इसने कहा था कि अशोक सम्राट बनेगा। एक बार मैंने क्लास में लिखवाया था कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से क्या क्या मंगवाया था। कई बार ये सवाल पूछ चुका है। अंगूर, मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, जिसमें बाकी चीज़ों को देने से उसने मना नहीं किया था, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाला जैन आचार्य कौन थे? चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य कौन थे? तो भद्रबाहु। पूछा जाए कि प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? तो बिंदुसार की। और बिंदुसार के प्रमुख पुत्रों का नाम बताइए। तो बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम और सबसे छोटे पुत्र का नाम था अशोकतिष्य। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने। पाल वंश के किस संस्थापक ने मगध पर अधिकार किया था? तो गोपाल ने। उसके बाद आया धर्मपाल। धर्मपाल को कौन सी उपाधि मिली थी? तो उत्तरापद स्वामी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने।
सोमपुरी विहार का निर्माण, ध्यान से सुनिएगा, सब महत्वपूर्ण बातें हैं। सोमपुरी विहार का निर्माण किसने किया था? तो धर्मपाल ने। उसके बाद देवपाल ने राजधानी कहाँ बनाई? मुंगेर। ठीक है। नालंदा में जावा के शासक बलपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण किसने कराया? तो देवपाल ने। और उसके समय नालंदा का प्रधानाचार्य कौन थे? तो आचार्य वीरदेव। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक थे, वो कौन थे? रामपाल। कवि सोढ़ल के द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी धर्मपाल को। और उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था? तो नाम है पंचानन नदी।